थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी जब हम कहते हैं, इसका उसके लक्षण यही होते हैं कि छोटे बच्चों में अक्सर ये मिल जाता है हमको। तो चिड़चिड़ापन होना, ठीक से उनका विकास ना होना, विकास ना होने से मतलब है उनका वजन ठीक से नहीं बढ़ना। तो बचाव का सिर्फ यही उपाय है कि हम जांच करें और ये जानकारी लें कि हमारे बच्चे को थैलेसीमिया नाम की बीमारी होने की कितनी संभावना है और उसके अनुसार सारे निर्णय करें। नमस्कार। 91.2 NIVH हेलोदून सुन रहे तमाम श्रोताओं का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। श्रोताओं, 91.2 NIVH हेलोदून ने एक नई पहल स्टार्ट की है। हर एक डे पर आपको अवेयरनेस के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिससे सामान्य जनता तक जानकारियां पहुंचे और हम सब सतर्क रहकर एक स्वच्छ भारत और भविष्य का निर्माण कर सकें, सुनहरे भविष्य का। आज है थैलेसीमिया डे और इस अवसर पर हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर हरीश पेमदे सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी है कि आज इस कार्यक्रम में मैं शामिल हो पा रहा हूँ। सर, थैलेसीमिया डे तो है, इस पर तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारी श्रोता आपकी यहाँ तक की जर्नी के बारे में थोड़ा समझें कि आपने यहाँ तक आने में आपको कितना संघर्ष हुआ और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुझे मालूम नहीं है कि मेरी जो जीवन यात्रा रही है उससे कितना सबको लाभ होगा। मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ, मध्य प्रदेश में, और प्रारंभिक शिक्षा सारी जो सरकारी विद्यालय हैं उन्हीं में प्राप्त की। उसके बाद मैंने बीएससी किया, वो भी एक शासकीय महाविद्यालय से। उसके बाद गजरा राजा मेडिकल कॉलेज, ये भी एक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय है ग्वालियर में, वहाँ से मैंने एमबीबीएस और एमडी किया। उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम किया दिल्ली में। तो तब उसके बाद से मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा हूँ। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, या हम कह सकते हैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, और मरीजों का इलाज करने के साथ साथ हम लोग यहाँ पढ़ाई भी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। एमबीबीएस और एमडी के जो छात्र हैं उनको भी हम पढ़ाते हैं, और जो नर्सिंग के छात्र हैं उनको भी पढ़ाते हैं, और रिसर्च भी करते हैं, और भी बड़े सारे काम हैं जो हम यहाँ करते हैं। जितने भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं उनमें भी हमारा सहयोग इस अपने कॉलेज के माध्यम से रहता है। और आपके संस्थान को हम बहुत पहले से जानते हैं, पिछले 25 साल से मैं परिचित हूँ आपके संस्थान से, और मैं देख रहा हूँ कि उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर है, और कई सारे नए नए कार्यक्रम यहाँ शुरू हुए हैं, और सभी की मदद में, सहयोग में आगे ये संस्था रहती है। और रेडियो के माध्यम से पिछले कई वर्षों से आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। मुझे लगता है बजाय मेरे बारे में जानने के हम सब विषय पर बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सर, बेहद ही सौभाग्य है हमारा कि आप 25 वर्षों से NIPVD को जानते हैं। सर, थैलेसीमिया क्या है सर, आसान भाषा में अगर कहें तो? देखिए, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी जब हम कहते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि हमारे जो गुणसूत्र हैं, हमारी जो जीन्स हैं शरीर में बनी हुई है, उनसे संबंधित एक बीमारी है। उनकी वजह से, उनके कारण से ये बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में जो हमारे खून के अंदर एक लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इसको आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। उन रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, आप ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन का एक मुख्य सूत्रधार है। जो हम सब जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते। तो जो ऑक्सीजन हम सांस के माध्यम से शरीर के अंदर लेते हैं, उसी ऑक्सीजन को शरीर के अंदर प्रवेश करने के पश्चात ये हीमोग्लोबिन नाम का जो कण है, जो कि रेड ब्लड सेल में रहता है, शरीर के हर कोशिका तक ये लेकर जाता है।
तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर की, हमारी जिंदगी के लिए, जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना जीवन। थैलेसीमिया में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है इसकी रचना थोड़ी बदल जाती है। ये जो जितना सामान्य रूप से हीमोग्लोबिन होना चाहिए ये थोड़ा सा बदल जाता है, और इसके बदलने के कारण जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनको आईबीसी कहते हैं, वो जल्दी जल्दी टूटने लगती हैं। बनती तो काफी है लेकिन जल्दी जल्दी टूटने लगती है। आमतौर पर उनका जीवन काल लगभग 120 दिन या 4 महीने होता है, लेकिन थैलेसीमिया की बीमारी होने पर यह बहुत जल्दी जल्दी टूटने लगती है। उससे हमारे शरीर में खून की कमी होने लगती है और वो दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती। उसके लिए हमें बाहर से खून देना पड़ता है, बार बार देना पड़ता है। लगभग 3 से 4 हफ्ते में एक बार खून देना पड़ता है और ये उम्र भर हमें उनको देना पड़ता है। ये मैं उन थैलेसीमिया के से प्रभावित रोगियों की बात कर रहा हूँ जिनको हम कहते हैं थैलेसीमिया मेजर की बीमारी है। थैलेसीमिया अनेकों प्रकार का होता है। एक थैलेसीमिया इंटरमीडिया होता है, एक थैलेसीमिया माइनर होता है। इन सब में इतना दिन तक इतने ज्यादा बार खून देने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आमतौर पर जिस थैलेसीमिया के नाम से जिस बीमारी को जाना जाता है उसमें बार बार हमें खून देना पड़ता है, तभी हमारा विकास, ग्रोथ, डेवलपमेंट, बाकी चीजें हैं वो ठीक ठीक चल सकती हैं। इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं अगर हम नियमित रूप से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएं, खून उस मरीज को मिलता रहे। तो मोटा मोटा यही है, इस बीमारी की वजह से खून की कमी होने लगती है, जिसका एकमात्र इलाज तो खून देना ही है। एक और इलाज होता है, उसकी हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। जी सर, बहुत ही सहज स्वभाव से आपने बताया। तो सर, किसी रोगी को अगर थैलेसीमिया हुआ है तो उसकी पहचान हेतु प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं? देखिए, खून की कमी चाहे किसी भी वजह से हो, उसके लक्षण यही होते हैं कि छोटे बच्चों में अक्सर ये मिल जाता है हमको। तो चिड़चिड़ापन होना, ठीक से उनका विकास ना होना। विकास ना होने से मतलब है उनका वजन ठीक से नहीं बढ़ना, उनकी जो लंबाई है या ऊंचाई है, कद है, वो ठीक से नहीं बढ़ना, है ना। और चिड़चिड़े रहते हैं थोड़े से, वो खाने में भी दिक्कत होती है। उनका रंग थोड़ा अधिक सफेद सा हमें नजर आता है। तो लाल बच्चे तो थोड़े से होना चाहिए, गुलाबी रंग लिए हमारी स्किन होना चाहिए मुंह के आसपास, तो थोड़ी ज्यादा सफेद हमें नजर आती है। तो ये सारे प्रारंभिक लक्षण होते हैं। लेकिन डॉक्टर अगर देखेगा तो कुछ उनके अंदर पेट में देखेंगे तो एक स्प्लीन नाम का एक ऑर्गन पेट के अंदर होता है, वो भी थोड़ा बढ़ जाता है थैलेसीमिया की वजह से। तो ये सारे लक्षण होते हैं। और जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं टीका लगवाने छोटी उम्र के बच्चों को, जब भी कोई भी स्वास्थ्य कर्मी बच्चों के संपर्क में आता है तो ये देखना बहुत मुश्किल नहीं है कि इसको खून की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है। खून की कमी से ही यह बीमारी नजर आती है और सबको दिखती है। तो खून की कमी का जब हम कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं कि किस वजह से ये खून की कमी हो रही है, तब हमें ये बीमारी पकड़ में आ जाती है। सर, क्या थैलेसीमिया वंशागत रोग है? हाँ जी, बिल्कुल वंशागत रोग है। जैसे मैंने कहा कि थैलेसीमिया मेजर होता है, थैलेसीमिया इंटरमीडिया होता है, और एक कंडीशन में हम कहते हैं थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया कैरियर। यदि माँ और बाप दोनों ही थैलेसीमिया के कैरियर हैं, कि मतलब उनके अंदर थैलेसीमिया के जो बीमारी के जीन्स हैं वो तो उपलब्ध हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है कि उनको थैलेसीमिया नाम की बीमारी हो जाए। मतलब बीमारी से मतलब है बार बार रक्त देने की आवश्यकता हो, ऐसा नहीं है। वो अदरवाइज बिल्कुल ठीक रहते हैं। लेकिन ये जानना संभव नहीं है कि किस व्यक्ति में थैलेसीमिया माइनर होगा या थैलेसीमिया के जीन्स उसके अंदर होंगी, लक्षण नहीं होंगे, क्योंकि वो सबकी तरह से सामान्य ही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब माँ और बाप दोनों को ये थैलेसीमिया के जीन्स हैं लेकिन इतने नहीं है कि उनको बीमारी हो सके, और उनसे जब जो बच्चा पैदा होता है तो लगभग 25% संभावना होती है कि उस बच्चे में थैलेसीमिया मेजर नाम की बीमारी हो जाए। तो ये माँ बाप से ही आती है निश्चित रूप से। और तभी हम कहते हैं कि इस बात को जानना कोई मुश्किल नहीं है कि माँ या बाप में से कोई एक या दोनों इसके कैरियर हैं इस बीमारी के। इसलिए हम बहुत बार कहते हैं
कि शादी के पहले जन्म पत्री मिलाने का काम जो करते हैं वो तो करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थैलेसीमिया की बीमारी की जांच अवश्य करना चाहिए। और अगर पति और पत्नी दोनों को ही इस बीमारी के लक्षण हैं तो उनको बच्चे के होने की संभावना 25% हो जाती है, क्योंकि आमतौर पर अगर इससे लक्षण नहीं है तो बहुत कम रहती है, ना के बराबर रहती है। इसलिए ये जान लेना बहुत आवश्यक है। शादी के पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे में क्या बीमारी हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर हमें लगेगा कि हो सकती है तो उसके भी कुछ उपाय हैं जिससे हमें मालूम पड़ जाता है कि जो बच्चा पेट में आया है उसको ये बीमारी है कि नहीं, और उसके अनुसार हम अपना निर्णय ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये वंशानुगत बीमारी है। जी सर। सर, इसके रोकथाम हेतु आप हमारे श्रोताओं को कुछ आसान उपाय सुझाना चाहेंगे तो सर? मैं बिल्कुल पहले अभी सुझा चुका हूँ। जी उपाय सर। यही है कि शादी के पहले जो होने वाले हैं उनकी जांच करें, शादी के बाद भी कर सकते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो बच्चा होने वाला है उसको कितनी संभावना है थैलेसीमिया नामक बीमारी के होने की। एक तो ये बचाव है। लेकिन जब किसी माँ बाप के पास एक बच्चा ऐसा आ जाता है जिसको थैलेसीमिया मेजर नाम की बीमारी है, तो उस बच्चे की भी हम जेनेटिक टेस्ट करते हैं और उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि किस वजह से इस बच्चों को यह बीमारी है। तो अगर वही माँ बाप एक और बच्चा चाहते हैं तो जब दूसरा बच्चा माँ के पेट में आता है तो उसकी भी हम जांच कर सकते हैं कि उसको ये बीमारी होगी या नहीं होगी। तो इसकी जांच के जो परिणाम आते हैं उसके आधार पर वो माँ और बाप, इस बच्चे का जो पिता है या परिवार मिलकर इस बात का फैसला कर सकते हैं कि अगर जो पेट में बच्चा है उसको ये बीमारी है तो हमें क्या करना है उसके लिए। तो बचाव का सिर्फ यही उपाय है कि हम जांच करें और ये जानकारी लें कि हमारे बच्चे को थैलेसीमिया नाम की बीमारी होने की कितनी संभावना है और उसके अनुसार सारे निर्णय करें। जी सर। सर, हम जिस समाज में रहते हैं यहाँ सच्चाई के साथ कुछ भ्रामक अफवाहें भी फैलती है, तो अधिकतर लोग तो इस बात से ही कंफ्यूज रहते हैं कि कैंसर, थैलेसीमिया जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज ही नहीं है या फिर विदेश में है। तो सर, इस मुद्दे पर आप श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? देखो, जहाँ तक देश और विदेश की बात है, आज भारत में ऐसी सभी बीमारियों का उपचार, जांच सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। जी। और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी सिर्फ इसके उपचार के लिए विदेश जाने की आवश्यकता है। जो उपचार है वो यहाँ खूब आराम से उपलब्ध है। थैलेसीमिया की बीमारी का जैसे मैंने बताया कि बार बार रक्त देना पड़ता है और बार बार रक्त देने की वजह से जो तकलीफें होती हैं उस तकलीफ के इलाज के लिए हमें कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। बार बार रक्त देने से क्या होता है कि जो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा आयरन इकट्ठा होता रहता है, लौह तत्व जिसको हम कहते हैं। तो लौह तत्व जहाँ जहाँ इकट्ठा होता है तो फिर उस जगह पर थोड़ा सा समस्या पैदा करता है। तो उस लौह तत्व को शरीर से निकालने के लिए कुछ हमें दवाई देनी पड़ती है। ये तो वो इलाज हो गया जो हमें बच्चों का करना पड़ता है। लेकिन एक इलाज होता है जिससे थैलेसीमिया का रोग बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है और उस इलाज के बाद उस बच्चे को या किसी को भी बार बार रक्त देने की आवश्यकता नहीं होती है या ये आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। उसको हम कहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। वो भी भारत में मैं तो ये कहूँगा कि हर शहर में अब आसानी से उपलब्ध है। थोड़ा सा महंगा इलाज है, उसके लिए किसी को बोन मैरो डोनेशन भी करना पड़ता है। वो घर में से भी हो सकते हैं, बाहर से भी हो सकते हैं। लेकिन बोन मैरो डोनेशन किडनी डोनेशन जैसा नहीं है। बोन मैरो हमारे शरीर में बहुतायत में है और जिंदगी भर बनता रहता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम बोन मैरो डोनेट करते हैं। ऐसे ही है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो नाल होती है जिससे बच्चा माँ के पेट के अंदर माँ से जुड़ा होता है, उसके अंदर भी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। कई बार हम उसमें से कुछ कोशिकाओं को निकालकर उनका उपयोग करके भी यह ट्रांसप्लांट जो मैं बता रहा हूँ उसको हम कर सकते हैं। तो ये बहुत मुश्किल उपचार नहीं है, आसानी से उपलब्ध है। हाँ, थोड़ा खर्चा इसमें अवश्य अधिक होता है, लेकिन कुछ संस्थान ऐसे हैं जहाँ ये मुफ्त में भी होता है, उसका फायदा उठा सकते हैं। और उसके बाद से उस बच्चे का जिसका हम इस तरीके से इलाज करेंगे, उनको खून बार बार देने की आवश्यकता नहीं होती
और वो एक बिल्कुल सामान्य जीवन बाद में व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन उनके बच्चों को ये बीमारी होने की संभावना बिल्कुल बनी रहेगी। किसी को एक बार थैलेसीमिया हो गया तो अगर उसका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ही होता है जिसको थैलेसीमिया है, मेजर है, तो उनके बच्चों को होने की संभावना 50% तक हो जाती है ना। तो आनुवंशिक बीमारियों के लिए ये आवश्यक है कि जिस व्यक्ति को आनुवंशिक बीमारी है उसका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसको वो आनुवंशिक बीमारी नहीं है, तब आनुवंशिक बीमारी के होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे और आपके श्रोता भी कुछ इसके बारे में समझे होंगे। इतना आसान इसको समझना नहीं है, लेकिन इसको अधिक समझने के लिए जो भी बाल रोग विशेषज्ञ आपके घर के पास हैं, आपके शहर में हैं और हीमेटोलॉजी के डॉक्टर हैं, उनके पास जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से इसके बारे में समझा पाएंगे। और थैलेसीमिया का बचाव बहुत मुश्किल नहीं है, उसका इलाज भी बहुत मुश्किल नहीं है। आजकल काफ़ी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं, दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिनसे हम उसका इलाज कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे थैलेसीमिया के बच्चे हैं जो आज 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के हैं और अपने सारे काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की शादियां भी हुई हैं। तो ये सब कुछ संभव है। ऐसी बीमारी नहीं है जिसका अंत बहुत दुखद हो, ऐसा नहीं है। उसका अगर हम समुचित रूप से उपचार करें, समय पर उपचार करें, तो काफ़ी अच्छे उसके परिणाम सामने आते हैं। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि हम समझ गए होंगे, तो सर आप इतनी सहजता से समझा रहे हैं, तो सर अगर नहीं भी समझ में आए तो पल दो पल के लिए तो समझ में आ ही गया। सर मेरा एक और सवाल था आपसे कि सरकार द्वारा थैलेसीमिया की रोकथाम हेतु क्या क्या कार्यक्रम या क्या क्या कदम उठाए गए सर? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सरकार की अनेकों योजनाएं हैं जो विभिन्न प्रकार के बीमारियों से ग्रसित रोगियों के लिए सहायता करते हैं। कई मुख्यमंत्री सहायता कोष होता है, प्रधानमंत्री सहायता कोष होता है, एक आरोग्य निधि नाम की योजना है। इन सभी से जो मैंने बताया बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, इसके लिए आवश्यक पैसे भी मिल जाते हैं और बाकी चीज़ें भी मिल जाती हैं, तो वो किया जा सकता है। तो पैसे की कमी की वजह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट ना हो पाए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि तमाम कार्यक्रमों में ये सुविधाएं आज उपलब्ध हैं। जहाँ तक बार-बार रक्त देने की आवश्यकता है और जो बहुत सारी दवाइयों की आवश्यकता है, ये किसी भी जिले के सरकारी अस्पताल में या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ये सारी सुविधा आसानी से उपलब्ध है। रक्त भी मिल जाएगा और दवाइयाँ भी मिल जाएंगी। आमतौर पर ये चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, तो सरकार की तरफ से ये सारी सुविधाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो है वो है बचाव। बचाव करना तो हम सबके हाथों में है। अगर हम जांच नहीं कराएंगे, उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो सरकार तो इसमें कुछ नहीं कर पाएगी फिर। लेकिन सरकारी कार्यक्रम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जो इन मरीजों के लिए सहायता करते हैं। जी सर, बहुत ही जानकारीप्रद ये वार्ता रही। सर एंड ऑफ द प्रोग्राम आपसे एक ही अपील कि सर आप हमारे श्रोताओं से कोई संदेश देना चाहें या कोई अपील करना चाहें। थैलेसीमिया के बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा, निश्चित रूप से किसी बीमारी से बहुत ज़्यादा अच्छा है उसका बचाव करना। तो जो भी आपके शादी योग्य बच्चे हैं, उनकी थैलेसीमिया की बीमारी के लिए जांच कराएं। थैलेसीमिया माइनर के लिए उनकी जांच कराएं। बड़ी आसानी से जांच हर अच्छी कोई भी लैब है उसमें हो जाती है। और अगर आपको ये मालूम पड़ता है कि उसको थैलेसीमिया माइनर है, तो बेझिझक इस जानकारी को जहाँ आप शादी करना चाहते हैं उनके साथ साझा करें और ये पूछें क्या जो जिस वर और या वधू आप ढूंढ रहे हैं उनको तो ये बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं है, ये एक तरह से जेनेटिक कंडीशन है। इसे बीमारी कहना गलत होगा, इससे कुछ भी नहीं होता, हम बिल्कुल सामान्य रहते हैं। लेकिन अगर इस कंडीशन के दोनों लोग मिलकर फिर उनको बच्चा होता है तो उसको बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। इस संदेश को अगर हम आगे तक प्रचारित करें और इसका लोग पालन करें, तो मुझे विश्वास है थैलेसीमिया नामक बीमारी को हम बहुत हद तक मिटा पाएंगे। ये थैलेसीमिया से। जी सर, एक और सवाल सर, इस थैलेसीमिया से कहीं दृष्टि बाधितता तो प्रभावित नहीं होती सर? मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बीमारी दृष्टि बाधित व्यक्तियों में ज़्यादा होती हो या इस बीमारी की वजह से दृष्टि बाधिता होती हो। ना बीमारी से होती है, ना उसके उपचार से होती है, ना उनकी दवाइयों से होती है।
तो इसका इससे कोई संबंध मेरी जानकारी के अनुसार नहीं है। ठीक है जी सर। सर इतनी व्यस्तता के बावजूद आपने हमें समय दिया और इतने ही आसान शब्दों में समझाया। सर हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, मुझे खुशी होगी कि आगे भी आपके कार्यक्रमों में शामिल होता रहूं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।